Hello and welcome to the last topic of Daily Scan. In this video, we will be talking about increasing collaboration and cooperation between ISRO and SpaceX, which is owned by Elon Musk. देखा जाए तो दोनों कंपनी के बीच में यानी कि NSIL जो इसरो की लॉन्च व्हीकल देखती है, रिलेटेड सारे चीज़ें देखती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक PSU है और SpaceX के बीच में एक कॉपरेशन साइन हुआ है जिसमें जो अपकमिंग इसरो की सैटेलाइट है GSAT-20 उसे SpaceX लॉन्च करेगा। SpaceX इसे अपने Falcon 9 रॉकेट में लॉन्च करेगा। ऐसा कोलैबोरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इसरो के पास जो लॉन्च व्हीकल है जो मैक्सिमम कैपेसिटी को लॉन्च कर सकता है वो है GSLV Mark 3 जिसकी कैपेसिटी 4000 kg तक ही है, यानी कि 4000 किलो से ज्यादा GTO ऑर्बिट में यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक मैक्सिमम पेलोड ट्रांसफर करने की कैपेसिटी 4000 kg ही है इसरो के पास। यही देखा जाए जो प्रेजेंट GSAT-20 की बात की जा रही है वो 4700 kg की है। इसी वजह से Falcon 9 और SpaceX वुड बी यूटिलाइज्ड। ये GSAT-20 जो है वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए नॉर्मली जो ऑर्बिट यूज की जाती है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए पहले सैटेलाइट को GTO में लॉन्च किया जाता है और GTO से ग्राउंड स्टेशन के साथ मैनूवर करते हुए इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में ऑर्बिट में ट्रांसफर किया जाता है। GTO की जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर से थोड़ी सी कम होती है, 35,000 सम किलोमीटर होता है। दिस हैज बीन वन ऑफ द क्वेश्चन इन UPSC इन द पास्ट। अब क्योंकि जो SpaceX की जो Falcon 9 है वो अप टू 8300 kg का जो पेलोड है GTO में ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए इनके पास सफिशिएंट कैपेबिलिटी है। ड्यू टू रीयूजेबल होने के कारण ये SpaceX इसे हर मिशन में जिसमें ये ट्रांसफर करते हैं अपने नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और ऐसे डीपर मिशंस में यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स रीयूजेबल नेचर ये काफी इफेक्टिव कॉस्ट वाइज पड़ती है। यदि अपन देखें इस पूरे कोलैबोरेशन में एक बात सामने आती है कि अभी तक जो था यूरोप का पार्टनरशिप इंडिया लेती थी। पर्टिकुलरली यदि आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना है वहां से लॉन्च करी जाती थी और इसमें एरियान जो सैटेलाइट थी, एरियान जो लॉन्चर था उसका यूज किया जाता था। बट बिकॉज अभी ये सर्विस में नहीं है इसलिए इंडिया ने एक अल्टरनेटिव को यूज किया है जो SpaceX के तौर पर आया है। जो एक वाइडर इम्प्लीकेशन जो इस पूरे अंडरस्टैंडिंग से आता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो स्पेस में बढ़ते जा रहा है और इंडिया ने भी बहुत ही उसी डायरेक्शन में कदम लिया है जहां पर कुछ मेजर इन स्पेस NSIL जैसे इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च किया है, कंपनी को लॉन्च किया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। यानी कि इन द फ्यूचर इसरो और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन अपन को और ज्यादा बढ़ते हुए देखने मिलेगा। और यहीं पर यदि अपन बात करें तो इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, पर्टिकुलरली इन द स्पेस सेक्टर जहां पर वो इसरो के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, नंबर 1। और इसरो के लिए ये विन विन इसीलिए है क्योंकि ये और ज्यादा R&D पर फोकस कर सकती है और अपने मेन कोर मिशंस पर ध्यान दे सकती है। यदि अपन बात करें स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की, थोड़ी सी बात करते हैं इंडिया में और इसी से एसोसिएटेड जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो भी अपन समझ लेते हैं बिकॉज दिस ऑल टर्म्स आर एक्सट्रीमली टेक्निकल और अगेन एंड अगेन दीस आर कमिंग इन न्यूज। तो सबसे पहले जैसे अपन ने मैक्सिमम बात की, जो मैक्सिमम वाली कैपेसिटी है 4000 kg है GTO में और इसके GSLV Mark 3 कैपेबिलिटी है जो 4000 किलो तक की सैटेलाइट को ले जाता है GTO में। वहीं अपन बात करें तो इसरो ऑलरेडी एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर भी काम कर रहा है जो अप टू 10,000 kg तक ले जा सकता है GTO में, यानी कि पेलोड इन द फ्यूचर टाइम्स इसरो की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट अलग अलग कंट्रीज अपना स्पेस में एक्सपेंशन कर रही हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट के UAE ने रिसेंटली मार्स में भेजा है, तो यानी कि यदि हमारा जो पेलोड की कैपेसिटी है वो बढ़ते जाती है लॉन्च की, तो क्या होगा, इसरो के लिए एक बड़ा सा मार्केट बन जाएगा लॉन्चिंग स्टेशन के लिए और इसरो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अर्निंग कर सकता है। ऐसा इसरो PSLV में बहुत सक्सेसफुली कर रहा है बट PSLV की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब अपन समझते हैं
कि कितने टाइप के लॉन्च व्हीकल्स इसरो ने आज तक डेवलप किया है और उनके बारे में अपन को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। सिंपल यदि अपन देखें, दिस फिगर आई हैव टुक फ्रॉम इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें जितनी डिटेल्स हैं अपन उसी तक स्टक करेंगे, ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस कभी भी आते नहीं है एग्जाम में। तो यदि आप देखो तो यहां पर एक एसएलवी यानी कि स्मॉल लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड स्मॉल लॉन्च व्हीकल, फिर पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी और इस तरह से मार्क 2 मार्क 3। यानी कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो फ्रॉम एसएलवी टू जीएसएलवी मार्क 3, आप एक चीज देखोगे, जो पेलोड है कैरी करने की एबिलिटी वो लगातार बढ़ते जाएगी, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली ज्यादा पावरफुल होते जाएंगी और इसीलिए इंपॉर्टेंट होते जाएंगी। आज की डेट में अपन बात करें तो एसएलवी और एएसएलवी ये दोनों सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एग्जिस्ट नहीं करती, इन्हें रिटायर कर दिया गया है। तो जो मेजर अभी तक रही है इंडिया की वो पीएसएलवी लॉन्च रही है और अभी के तौर पर जीएसएलवी रही है, जहां पे इसके वेरिएशंस मार्क 2 एंड मार्क 3 भी आ चुके हैं। यदि पीएसएलवी की बात करें तो जितने भी मेजर मिशन हुए हैं जैसे कि चंद्रयान 1, एमओएम मंगल ऑर्बिटल मिशन, ये सारे के सारे पीएसएलवी से ही लॉन्च किए गए हैं। और इनफैक्ट इसरो जितनी भी फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है मैक्सिमम ऑफ देम आर लॉन्च वाया पीएसएलवी। ये एक ऐसा इंजन रहा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी और ग्रोथ दिया है इसरो को, पीएसएलवी। अब यदि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ही मेजर डिफरेंस है, यदि आप देखो डेफिनेटली देयर आर सम इश्यूज। फॉर एग्जांपल यहां पर 4 सॉलिड इंजन्स थे, यहां पर 5 थे। पीएसएलवी में आते हुए क्या थे, सॉलिड लिक्विड ऐसे अल्टरनेट थे। इनफैक्ट पीएसएलवी पहला ऐसा था जिसमें लिक्विड इंजन्स को भी यूज किया गया था, लिक्विड फ्यूल को यूज किया गया था। और जीएसएलवी मार्क 3 में सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक 3 फोल्ड इंजन है। तो ये क्लासिफिकेशन तो एग्जिस्ट करता ही है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट है, बट जो मेजर है कि इनकी कैपेसिटी कहां थी और कितने में लॉन्च कर सकता था। तो यदि ये दो बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट पर ही लॉन्च कर सकते थे। लो अर्थ ऑर्बिट नॉर्मली होती है 1000 किलोमीटर से कम हाइट होनी चाहिए, ऑल्टीट्यूड। और इसमें भी यदि आप पेलोड देखोगे तो एसएलवी में सिर्फ 40 किलो का पेलोड था, वहीं यहां बढ़कर एएसएलवी में 150 किलो का हो गया। बट यदि आप पीएसएलवी में देखोगे तो यहां लो अर्थ ऑर्बिट में भी लॉन्च करने की एबिलिटी थी और जीटीओ में भी लॉन्च करने की एबिलिटी है। तो यदि आज की डेट में किसी भी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना रहता है तो एक बाय डिफॉल्ट गो टू है इसरो के पास, दैट इज पीएसएलवी। पीएसएलवी में यदि आप देखोगे 1800 केजी तक का लोड यहां पर कैरी किया जा सकता है पीएसएलवी एक्सेल के साथ। वहीं पर यदि अपन आप जीटीओ में देखो तो जीटीओ में यहां पर 1300 केजी तक का पेलोड कैरी हो सकता है। इधर से अपन जैसे ही जाते जाएंगे आगे तो यहां 2200 मार्क 2 में कैरी हो सकता है एंड इन मार्क 3 4000 केजी का पेलोड जीटीओ में ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड जैसे अपन ने बात किया नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल है उसमें 10,000 केजी तक का पेलोड ट्रांसफर करने की एबिलिटी हो सकती है। दिस आर द बेसिक्स। इससे ज्यादा जानने की अनलेस आप किसी पर्टिकुलर टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना काफी है। यदि अपन बात करें सैटेलाइट्स की ऑर्बिट्स क्या क्या होती हैं, इसे भी जल्दी से समझ लेते हैं, ये भी आता है बहुत बार। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन किस तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं, उनके प्लेन्स की ऑर्बिट किस तरीके की होती हैं। सबसे पहले एक आती है इक्वेटोरियल ऑर्बिट, यानी कि आप सिंपल अर्थ को ऐसे लो, ये इस तरीके से ये सेंटर से पास हो रहा है इसका इक्वेटर, इसी के अलोंग आप देखो, इसी के अलोंग इसी प्लेन में जो मूव कर रहा है उस ऑर्बिट को इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहा जाएगा। सिंपल एज दैट। इक्वेटर को यदि आप बीच से एक प्लेन जहां से इक्वेटर पास करता है उसी के अलोंग यदि कोई भी सैटेलाइट मूव कर रही है तो उस ऑर्बिट को इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहा जाएगा। पोलर ऑर्बिट क्या होगी, जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी। तो जहां इक्वेटोरियल ऑर्बिट ये प्लेन में है इस तरीके से कटिंग अक्रॉस, जस्ट सपोज दिस इज अर्थ, तो ये इसके सेंटर से जो पास हो रहा है दैट इज द इक्वेटोरियल ऑर्बिट। वहीं पर ऐसे जो परपेंडिकुलर प्लेन में जो ऑर्बिट रोटेट कर रही है उसे कहेंगे अपन पोलर ऑर्बिट। और इन दोनों के बीच में किसी भी एंगल पर कोई प्लेन ऑर्बिट किसी प्लेन में सैटेलाइट का ऑर्बिट स्टेशन है तो वो आएगा कहां पर, वो आ जाएगा इंक्लाइंड ऑर्बिट। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट बाय इंक्लिनेशन। यदि अपन बात करें बाय शेप, तो बाय शेप क्या होगा, वो डिस्टेंस के ऊपर मैटर करेगा, यानी कि सेंटर से अपन सारे पॉइंट ऑल्टीट्यूड के देखें जो पूरा का पूरा ट्रेजेक्टरी का रहता है,
यदि वो सेम रहेगा तो वो क्या होगा, वो सर्कुलर ऑर्बिट होगा। यदि यही डिस्टेंस अलग अलग ट्रेजेक्टरी के पाथ में डिफरेंट रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट। यहां पे देखो डिस्टेंस वेरी कर रहा है इस वजह से। तीसरा मेजर क्लासिफिकेशन जो अपन बार बार रेफर कर रहे हैं वो बाय ऑल्टीट्यूड होता है। तो ऑल्टीट्यूड में दो मेजर इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले एक आएगा लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट की डेफिनेशन सारे के सारे जो जितनी भी स्पेस एजेंसी से अलग देती हैं, बट ट्रेडिशनली जो एक्सेप्टेड है वो 1000 किलोमीटर से कम है यदि हाइट, तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। नॉर्मली यदि आप देखोगे तो 650 किलोमीटर के आसपास इंडिया में इसे कंसिडर किया जाता है। वहीं पर यदि अपन जीटीओ देखें या जियो स्टेशनरी देखें तो इसकी लेंथ आप देखोगे 36,000 किलोमीटर से थोड़ा सा कम। दिस इज द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए, किसी भी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए क्या किया जाता है, पहले एक ट्रांजिशनल या ट्रांसफर ऑर्बिट में ट्रांसफर किया जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है और उसके बाद सक्सेसिवली परमानेंट ऑर्बिट पे लॉन्च किया जाता है। इस मैन्योर पर 3-4 मेजर चीजें होती हैं। स्पेस स्टेशन ग्राउंड का इन्वॉल्व होता है, सैटेलाइट में जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स रहते हैं उनका यूज किया जाता है और इन सब के बाद मैनुअल करके उसे फाइनल ऑर्बिट में ट्रांसफर किया जाता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब यदि अपन पर्सपेक्टिव में बात करें तो फॉर एग्जांपल देयर कुड बी मल्टीपल, जैसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट जो है वो भी क्या हो सकती है, एलिप्टिकल हो सकती है। एलिप्टिकल कैसे हो सकती है, यदि वो नॉर्मली जियो स्टेशनरी कहां रहेगी, सर्कुलर रहेगी, सॉरी जियो स्टेशनरी वुड बी सर्कुलर, बट जीटीओ जो रहेगी वो एलिप्टिकल हो सकती है क्योंकि उसका डिस्टेंस वेरी कर सकता है। बट यदि अपन लो अर्थ ऑर्बिट में बात करेंगे तो लो अर्थ ऑर्बिट में कोई भी हो सकता है, इट कुड बी नॉर्मली ये आएगा एलिप्टिकल या पोलर ज्यादा यूज की जाती है। तो फॉर यदि आप देखोगे जीटीओ जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है इसे नॉर्मली कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए यूज किया जाता है और वहीं जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसे रिमोट सेंसिंग के बेसिस पर यूज किया जाता है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा रेडियस कवर कर सके, तो इस वजह से इन्हें इस ऑर्बिट में लिया जाता है। अब ऐसा अपीयर होता है जब वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहती हैं सैटेलाइट्स, तो इट अपीयर्स एज इफ दे आर स्टैग्नेंट एट अ प्लेस, यानी कि एक ही पॉइंट पर, एक ही होराइजन पर वो कंटिन्यूसली दिखते रहती हैं। दैट इज अ बेसिक आइडिया। वहीं पर यदि आप इसमें इसमें भी जैसे लो अर्थ ऑर्बिट है तो लो अर्थ ऑर्बिट दो तरीके से हो सकती है। एक वो सन सिंक्रोनस हो सकती है, यानी सन के मूवमेंट के साथ सिंक है, और दूसरा हो सकता है पोलर के हिसाब से। तो पोलर क्या होगा, नॉर्मली नॉर्थ से साउथ। तो यदि मैं आपको बात कर रहा हूं पोलर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होगी, यानी कि वो इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं है बल्कि वो नॉर्थ टू साउथ ऐसे ट्रैवर्स कर रही है। और लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि 1000 किलोमीटर से उसकी जो ऑल्टीट्यूड है कम है। सन सिंक्रोनस क्या होगा, सन सिंक्रोनस इज ऑल्सो लो अर्थ ऑर्बिट, लेकिन ये सन के साथ सिंक है। सन के साथ सिंक है यानी कि हर एक जो मान लो कि 4 बजे ये 2 PM में एक जगह स्पॉट होती है, तो हर बार ये उस समय में उसी जोन पर आइडेंटिफाई होगी। दैट इज द बेसिक आइडिया। सो एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए क्योंकि न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। एंड नाउ अब कभी भी कोई सक्सेसिव आप देखोगे तो इसी आइडिया से पढ़िएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। So that's all for this topic. Thank you.